हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल्स। आज हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कीवर्ड्स के आइडेंटिफायर्स और ऑपरेटर्स को समझेंगे कि पाइथन में हम किस तरीके से किस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और क्या सिंटैक्स होता है उसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कीवर्ड से। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, कीवर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग होते हैं। इनका मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स हैं जो स्पेशल मीनिंग के लिए डिफाइन कर दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोर लूप होता है, एक वाइल एक लूप होता है, जिसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे। और आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हम नाम अपने यूज के लिए डिफाइन करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, अपने जो हमारा टास्क होता है उसको पूरा करने के लिए। आइए अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफायर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते और किस तरीके से हम की आइडेंटिफायर्स की वैल्यूज को असाइन करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं val इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू मैं 5 स्टोर कर रहा हूँ। हम जैसा मैथ्स में देखते हैं, इक्वेशंस होती हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, जिसमें हम x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम y की डिफरेंट वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी वेरिएबल्स को हम वही चीज सेम यूज करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को असाइन करते हैं और उनका सम करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो भी हमें कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने val को 5 असाइन कर दिया है, अगर मैं val की वैल्यू देखूं तो 5 आ रही है। अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल किसी और नाम से डिफाइन करते हैं, बाद में उसको यूज किसी और नाम से करते हैं। ये तो मैंने आपको जान के करके दिखाया है ताकि आपको बता सकूं कि कौन सा एरर कहाँ पे आता है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम, ये हमारा जो ये स्क्रीन है, जो हमारा भी इंटरप्रेटर जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, उसको val पता है क्या होता है, 5 है। हमने val उसे बताया है नहीं क्या होता है, तो वो हमें कह रहा है नेम एरर। मतलब कि ये हमने अभी तक डिफाइन किया ही नहीं है, बताया ही नहीं है कि होता क्या है। अब जैसे मैं val की वैल्यू 50 स्टोर कर देता हूँ, तो अब ये कहेगा कि val, हाँ जी मैं val। अब यहाँ पे जैसा कि मेरे से बाय मिस्टेक ये टाइपो एरर हुआ है, val के आगे ये एक ब्रैकेट लग गया है, तो ये उसे कह रहा है सिंटेक्स एरर। क्यों? क्योंकि vala अगर एक आइडेंटिफायर भी हो तो उसके अंदर एक ब्रैकेट अलाउड नहीं होता, तो वो सिंटेक्स एरर ही देगा हमें। अब मैं vala की वैल्यू देखता हूँ तो 50 शो करेगा, क्योंकि अब हमने val से बता दिया है vala क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 50 है। अगर आप किसी के घर में जाके पूछो कि शाम है, अगर शाम उस घर में रहता ही नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स है ना कि आप गलत घर पे गए हो। सो ये नेम इज नॉट डिफाइंड एक तरीके से सेम वही काम कर रहा है। अब आपको हम समझाते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को हम क्यों यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, फोर एक लूप होता है। for की वैल्यू अगर मैं 60 स्टोर करना चाहूँ तो ये एरर देगा। क्यों सिंटेक्स एरर देगा? क्योंकि फोर लूप का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, और जो उसका मीनिंग है अगर हम उस तरीके से उसको यूज नहीं करेंगे, उस तरीके से उसका सिंटैक्स नहीं लिखेंगे, तो वो हमें कहेगा कि ये इनवैलिड सिंटैक्स है। जैसा कि मैं आपको भी एक एग्जांपल लेके दिखाने वाला हूँ। फोर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि फोर लूप ये सही से चल गया है, क्यों? क्योंकि जो इसका सिंटेक्स मैंने उसी फॉर्म में इसको लिखा है और एग्जीक्यूट किया है। अब ये क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ये हम बाद में समझेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। और आगे के लिए आपको हम अब दिखाते हैं कि एक चीज और, कि फोर लूप स्मॉल FOR, कैपिटल FOR की जगह हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 55। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम फोर लूप स्मॉल में होता है, हम उसका अपर केस या लोअर केस चेंज करके किसी भी अल्फाबेट का कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं। तो 4 की वैल्यू 55 हो चुकी है। आइए अब हम ऑपरेटर समझते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जनरली इतने टाइप के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है। इस चारों ऑपरेटर से तो आप बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं, आपको पता होगा कि इनका क्या यूज होता है और कैसे हम करते हैं। पाइथन के अंदर ये तीन ऑपरेटर नए आए हैं, करते कुछ नहीं है मैथ्स के ही काम, जो मैथ्स के अंदर हम परफॉर्म करते हैं सेम वही काम करते हैं।
जैसे कि ये वाला ऑपरेटर यूज किया जाता है रिमाइंडर निकालने के लिए, ये वाला यूज किया जाता है बेस की पावर एक्सपोनेंट। लाइक अगर हम 5 की पावर 2 निकालना चाहते हैं तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर हम किसी का डिवाइड करके किसी को खाली उसका होल नंबर निकालना चाहते हैं, लाइक लेफ्ट डेसिमल से लेफ्ट साइड वाला पार्ट, तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। आइए अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 प्लस 6 दैट इज 11। मैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। आपको जैसा कि पता है कि इनका मतलब क्या होता है और क्यों हम यूज करते हैं। अगर मेरे को ये करना है 5 से डिवाइड 10 तो आएगा उसका आंसर 5। अब हम करेंगे फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन हमारा डिवीजन की तरह ही होता है, बट एक डिफरेंस होता है। 50 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास क्या आया 5, और फ्लोर डिवीजन भी हमारे पास आया 5। फर्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग न्यूमेरिक आया, फ्लोटिंग न्यूमेरिकल लिटरल आया, और यहाँ पे हमारे पास इंटीजर आया है। मतलब क्या है, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये एक हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करता है। और हम अगर इसका मतलब समझना चाहें तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं और उससे मतलब समझते हैं। 26 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13.0। सॉरी, एक्चुअली मैं ये नहीं लिखना चाहता था, मैं ये लिखना चाहता था 26 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 5.2। अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका क्वेश्चन क्या बचता है 5.2, और अगर हम 26 पे फ्लोर डिवीजन का लगाते हैं तो आएगा 5। इसका मतलब ये होता है कि आप दो नंबर को डिवाइड कीजिए और जो आपके पास क्वेश्चन आया है उसको नंबर लाइन पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कौन सा नियरेस्ट होल नंबर मिल रहा है तो वही उसका आंसर होगा। जैसे हमने 26 को 5 से डिवाइड किया, आया 5.2, और 5.2 के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नियरेस्ट होल नंबर होता है 5, तो उसका आंसर 5 आया। आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। 28 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 5.6। इसका भी आंसर 5 ही आएगा। मैं आपको कुछ और करके दिखाना चाहता हूँ। 34 डिवाइडेड बाय 5, और 6.8 के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नियरेस्ट होल नंबर आपको 6 ही मिलेगा, तो इसका आंसर आता है 6। अब हम देखते हैं एक मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है जिसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी जनरली कहते हैं। अगर रिमाइंडर ऑपरेटर को समझना है तो डिवीजन को समझना जरूरी है। 34 को 5 से डिवाइड किया आपने, क्या जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका आंसर होगा। 34 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हम रिमाइंडर 4 आएगा। क्यों? बिकॉज 30 इज द परफेक्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, तो 4 विल बी द रिमाइंडर। तो 4 आपके पास रिमाइंडर आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं 30 मॉड्यूलस 7, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 7 को हमने 30 से डिवाइड किया, 28 नंबर है जो आता है 7 के टेबल में 4 पे, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 2, तो 2 इसका आंसर आ चुका है। अब हम समझते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है। एक्सपोनेंट के अंदर क्या होता है, हम पहला नंबर लिखते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगाते हैं, आगे नंबर लिखते हैं जो उसकी पावर पे जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 4 की पावर 2, यानी कि हम दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अगर हमें लंबी से लंबी कैलकुलेशन भी करनी है, लाइक 2 की पावर 10 1024 होता है, जो कि आपके सामने आंसर आ चुका है। अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा भी सकता हूँ। जैसा कि आपने देखा मैंने 5 बार लिख लिया है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। देखिए 1024 ही आ रहा है। और आइए अब हम आगे के ऑपरेटर समझते हैं। आगे के ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है और बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो रहते हैं। मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ वो आप अगर समझ लेते हैं, आपको इस ऑपरेटर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए अब हम समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमें जनरली ये सिनेरियो होता है कि दो वेरिएबल होंगे, दोनों वेरिएबल के कंप्यूटेशन पे हमारे एक रिजल्ट आएगा, आउटपुट जो भी एक
कंडीशन होगी या कोई भी नंबर हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये एक चीज याद रखिए, 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक और एक एंड। हम पहले और को समझेंगे। और में क्या सिनेरियो होता है, दिस और दैट, या तो ये या ये। हमारे पास मतलब कि हम एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं, एक्स और वाई दो पर्सन है, हमारे पास कोई भी एक पर्सन आ गया जो कि हमें काम करवाना है, उसके लिए कोई भी एक पर्सन आ गया दोनों में से, तो हमारा काम हो जाएगा। फर्स्ट केस में 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एब्सेंट है, यहाँ पे भी वाई एब्सेंट है, तो मतलब कोई भी नहीं आया तो हमारा काम नहीं होगा, तो उसके लिए भी हम 0 रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि फॉल्स, हमारा काम नहीं हुआ। एक्स यहाँ पे एब्सेंट है पर वाई आ गया, वाई से हमने अपना काम करवा लिया, तो हमारा काम डन हो गया, दैट इज 1। अब एक्स आ गया, अब एक्स आ गया तो हमें वाई को देखने की जरूरत ही नहीं है, वाई आए या ना आए हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि एक्स अकेला ही कर देगा। तो हमारे यहाँ पे भी 1 आ गया, तो यहाँ पे हमने इसे 1 कह दिया क्योंकि हमारा एक्स आ चुका है, और बाद में हम चेक करें तो देखा वाई भी आया हुआ है, तो मतलब हमारे दोनों पर्सन आ गया, तो हमारा काम तब भी हो जाएगा। अब इसको हम कोडिंग में कैसे देखते हैं, आइए वो देखते हैं। जैसे कि मैंने 0 और 1 लिखा, दैट इज 1, मतलब कि हमारा काम हो चुका है। यहाँ x और y में से y आया था, तो y ने हमारा काम कर दिया। अब 0 और 0, कोई भी नहीं आया तो हमारा काम नहीं हुआ, तो रिजल्टेंट भी हमारा क्या होगा, 0, हमारा काम नहीं हुआ। अब हम क्या कहते हैं, 0 एक फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, अदर देन 0 सारे नंबर्स चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 को नहीं बोल सकते, ऑब्वियस है, ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लिखूं 0 और 7, अब हमारा 0 मतलब x नहीं आया, 7 मतलब ट्रू है, मतलब कि y हमारा प्रेजेंट था, हमने काम किससे करवा लिया, y से करवा लिया। तो सॉरी, मेरा 7 रिमूव हो गया इसलिए एरर आया। 0 और 7, दैट इज 7, मतलब हमने किससे काम करवाया, 7 से काम करवाया, तो 7 आंसर आएगा। अगर मैंने लिखा 8 और 7, अब 8 आया और 7, मैंने जैसा कि आपको कहा था, और में अगर x ही हमारा प्रेजेंट है तो हमें y को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर 8 आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा काम किसने किया है, 8 ने कर दिया। आइए अब हम एंड ऑपरेटर का लॉजिक समझते हैं इसी तरीके से। एंड ऑपरेटर में क्या है, सेम सिनेरियो, हमें काम करवाना है, बट इस बार हमें दोनों पर्सन्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, क्योंकि काम थोड़ा हार्ड है, अगर दोनों पर्सन आएंगे तो ही हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसा कि ये आपने एक्स देखा, एक्स और वाई, सेम सिनेरियो, एक्स एब्सेंट, वाई भी एब्सेंट, तो काम हमारा नहीं हुआ। एक्स हमारा एब्सेंट, वाई हमारा एब्सेंट, कोई भी काम नहीं हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको इसमें कहा कि हमें दोनों की प्रेजेंस की जरूरत है, अगर हमारा एक्स ही नहीं आया तो वाई आए या नहीं आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम नहीं होगा। किसकी वजह से नहीं हुआ, एक्स की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि एक्स एब्सेंट था। अगर हमारा एक्स प्रेजेंट है तो हमें दूसरा वेरिएबल भी चेक करना पड़ेगा कि वाई आया है या नहीं आया। अगर वाई ही नहीं आया तो भी हमारा काम नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर कोई पहली वैल्यू ही 0 हो जाए तो हमें दूसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर पहली वैल्यू जैसे इस केस में ट्रू हो गई, मतलब एक्स प्रेजेंट है, तो हमें वाई भी प्रेजेंट चाहिए, तभी हमारा काम होगा, तो हमें ये वाली कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ये वाई एब्सेंट है तो हमारा काम नहीं हुआ, दैट इज 0, मतलब फॉल्स है यहाँ पे। अब इस केस में क्या हुआ, दोनों प्रेजेंट है, तो हमारा काम हो गया, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आइए इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। जैसा कि मैंने 0 एंड 1, 0 मतलब एक्स हमारा एब्सेंट है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड ऑपरेटर में हमारा काम नहीं होगा, और किसकी वजह से नहीं हुआ, एक्स की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो एब्सेंट था। अगर हमारे में एक्स प्रेजेंट है बट वाई एब्सेंट है, तो किस वजह से काम नहीं हुआ, वाई की वजह से काम नहीं हुआ, तो 0 आ गया। अगर मैं अब कहूँ आपको दोनों ही प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है हमें दोनों मिल गए, तो दोनों काम हो ही जाएगा हमारे दोनों से, तो हमारा आंसर 1 आएगा।
सेम जैसा मैंने अभी आपको इसमें समझाया था कि अदर देन 0 ऑल रिप्रेजेंट ट्रू। सो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 8 एंड 7। अब मैंने क्या करा, 8 हमारा प्रेजेंट है, सॉरी x हमारा प्रेजेंट है, तो हमें दूसरा नंबर चेक करना पड़ेगा, तो दूसरा नंबर 7 भी प्रेजेंट है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 7 आएगा। क्यों? क्योंकि पहला पर्सन आया था, ठीक है, बट दूसरा पर्सन आया, इसी वजह से हमारा काम हो पाया, अगर वो ना आता तो नहीं होता। तो हम इसमें क्रेडिट किसको देंगे, सेकंड पर्सन को। अगर हम मैं लिखूं 0 एंड 7, तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है सामने सामने कि x हमारा एब्सेंट है। और ये है हमारे एंड और ऑपरेटर। इसको हम आगे तब पढ़ेंगे, आगे और फर्दर इसकी स्टडी करेंगे जब हम इफ और एल्स कंडीशन समझेंगे। आइए अब हम समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि हमारे होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आफ्टर दैट लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें आते हैं हमारे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इन सब का हम एक एक करके मतलब समझते हैं पाइथन के अंदर कि क्या मतलब है। 7 इज ग्रेटर देन 8। अब इसको समझने के लिए आप एक सिनेरियो समझिए कि आपके सामने एक पर्सन खड़ा है, लाइक मैं हूँ, और मैं कह रहा हूँ आपको 7 इज ग्रेटर देन ट्रू। आइए ट्रू फॉल्स खेलते हैं, इसका सीधा सीधा समझ आ जाएगा। 7 इज ग्रेटर देन 8, मैंने कहा 7 इज ग्रेटर देन 8, आप क्या कहोगे, ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियस है, इस केस में फॉल्स कहोगे, तो इसका आंसर फॉल्स ही आने वाला है। अगर मैं आपको कहूँ 10 इज लेस देन 5, तो मैंने गलत कहा या सही कहा? आई एम सेइंग ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। इज दिस ट्रू? सॉरी, फॉल्स। 10 is less than 5, that is false. 10 is greater than 5, this is true. And now I am saying 5 is greater than equal to 6. 5 या तो 6 से बड़ा है या तो इक्वल है, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो ये कंडीशन ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, ट्रू। बट इस केस में मैं आपको कह रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब 5 6 से या तो बड़ा है या तो इक्वल है। मैं गलत कह रहा हूँ, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका आंसर ट्रू आएगा। अब डबल इक्वल टू का ऑपरेटर और सिंगल इक्वल टू का ऑपरेटर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंस का एक क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। सिंगल इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है असाइनमेंट, मतलब x इज इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई। और डबल इक्वल टू क्या करता है, कंपैरिजन करता है। x की वैल्यू यहाँ पे 6 है ना, तो मैं आपके सामने हूँ, मैंने आपको पहले कहा कि x की वैल्यू 6 है, और अब मैं आपको कह रहा हूँ क्या x की वैल्यू 6 है? If x is equivalent to 6, is this true or false? It is true. So answer would be true. अगर मैं आपको कहूँ x equal to 7, that would be false for sure. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस नॉट इक्वल टू भी एक बार देख लेते हैं। अब जैसा कि इक्वल टू ने जो कहा, मैंने आपको कहा x इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू 6 के इक्वल है, यस ट्रू। अगर मैं आपको कहूँ x की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं है, और जबकि x की वैल्यू मैंने 6 ही रखी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको अब आगे इसका ट्रू कंडीशन दिखाऊं, तो मैं कहूँगा x इज नॉट इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 के इक्वल नहीं है। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ, तो ये ट्रू होगा। आइए अब आगे के ऑपरेटर समझते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी ही जस्ट बताया मैंने। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर और नॉट इन, नॉट इन और नॉट इन हम आपको समझाएंगे थोड़ी सी वीडियोस के बाद, जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, लिस्ट डेटा टाइप पे पहुंच जाएंगे इसके अंदर, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हम आपको समझाएंगे अरिथमेटिक असाइनमेंट। सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर के साथ जब हम प्लस या कोई भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बनते हैं। आइए हम आपको इसका मतलब समझाते हैं क्या होता है। अगर मैं लिखूं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया अभी, x की वैल्यू हमारी क्या है, 6 है,
आइए आपको दिखा देते हैं x की वैल्यू क्या है। x इज 6। अगर मैं आपको कहूँ x प्लस इक्वल्स टू 1 तो इसका आंसर क्या आएगा। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 7 होगी। इस स्टेटमेंट का मतलब, और जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, बोथ आर सेम। मतलब कि ये स्टेटमेंट कह रही है x की वैल्यू के अंदर 1 ऐड करके वापस x के अंदर स्टोर कर दो, तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अभी करके दिखाया। अब यहाँ पे अगर मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा तो x की वैल्यू दोबारा 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, दैट वुड बी 8। ऐसे ही हमारे पास x स्टार इक्वल टू 2, मतलब कि x की वैल्यू को 2 से इंटू करके वापस x के अंदर स्टोर कर दो। x को हमने 2 से इंटू किया, पहले x की वैल्यू देखेंगे। x की वैल्यू क्या है, ऊपर 8 दिख रही है हमें, 8 इंटू 2 इज 16। तो अब x की वैल्यू अपडेट कैसे हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास अभी 16 है, तो हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाते हैं इस पेज पर। दिस इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू को 3 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आया वो x के अंदर स्टोर होगा। मतलब कि x की वैल्यू 16 है, 16 को 3 से डिवाइड किया, 3 इंटू 5 इज 15, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, और x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बाकी ये ऑपरेटर्स हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इन सब ऑपरेटर्स का मतलब समझेंगे। पर अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी चीज, हम एक नंबर को ओड या इवन चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है इस मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओड और इवन का मतलब क्या होता है, अगर वो नंबर 2 के टेबल में आता है तो वो इवन है, अगर नहीं आता वो ओड है। अगर हम 2 से मॉड्यूलो ऑपरेटर किसी भी नंबर को लगाएं और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर इवन होगा। कैसे, अभी हम चेक करते हैं। x की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं किससे, 14 से। x की वैल्यू 14 हो चुकी है, हमने क्या करा, x की वैल्यू को 2 से मॉड्यूलस किया तो क्या आया, 0 आया, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, 0 आया तो मतलब 14 हमारा इवन नंबर था। अगर हम x में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाए, अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 15 हो चुकी है, x की वैल्यू मॉड्यूलस 2 लगाया तो क्या आया, 1। अब आप खुद देखिए, अगर हम किसी भी दो नंबर को डिवाइड करें, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें, या तो 1 रिमाइंडर आएगा या तो 0 नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर हमेशा हमारा जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे n-1 तक ही आता है, 0 to n-1। तो 2 से n-1 क्या होगा, लाइक 2 एक नंबर है, 2 को मैं n कह रहा हूँ यहाँ पे, 2 माइनस 1 किया 1, 0 और 1 ही रिमाइंडर आएगा, उसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो हम इसको आगे जब हम इफ एल्स पढ़ लेंगे तो हम इसका पूरा आपको एक तरीके से प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। अभी कंफ्यूज मत होइए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।